हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 20 से लेकर 26 फरवरी 2023 का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ करंट अफेयर से, जहाँ पे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है इसरो की तरफ से, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इन्होंने अभी हाल ही में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से 3 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। और जो इसरो है तो इसने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 के जरिए इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। जो 3 उपग्रह हैं जिनको प्रक्षेपित किया गया है, इनमें इसरो का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-7, अमेरिका का जॉनस-1 उपग्रह और स्पेस किड्स इंडिया का आज़ादी सैट-2 शामिल है। तो ये 3 उपग्रह अभी हाल ही में प्रक्षेपित किए गए हैं इसरो के द्वारा। इसरो की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भारत में स्पेस से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, डेवलपमेंट का काम है, ये सब कुछ इसरो देखता है। जो इसरो है इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं इसरो के S सोमनाथ जी। इसके बाद यहाँ पे देश का पहला कचरा से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट शुरू किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा प्लांट है जो कि कचरे से हाइड्रोजन बनाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको याद ये रखना है कि ये जो प्लांट है ये पुणे में इस्टेब्लिश किया जाएगा। पुणे के हड़पसर इंडस्ट्रियल एस्टेट में इसे स्थापित किया जाएगा और इसको इस्टेब्लिश करने में लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी। ये जो प्लांट है इसको जिस कंपनी के द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा, इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है। कंपनी का नाम है द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड। कंपनी का नाम है द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड और इसे पुणे में इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और ये देश का पहला कचरा से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट है, इस कारण से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि यूजी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जो संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा थी, यानी CUET 2023, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसमें इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, ये 13 मार्च 2023 रखी गई है। और जो परीक्षा है ये परीक्षा होगी 21 से लेके 31 मई के बीच में। इसके बाद और करंट अफेयर देखते हैं कुछ चर्चा में क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले हैं मीनाक्षी नेवतिया। मीनाक्षी नेवतिया, तो देखिए फाइज़र का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। दवा निर्माता कंपनी है फाइज़र लिमिटेड। तो अभी हाल ही में फाइज़र लिमिटेड ने मीनाक्षी नेवतिया को अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है। तो यह आपको याद रखना है कि मीनाक्षी नेवतिया अब फाइज़र लिमिटेड की अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक बन गई हैं। इसके बाद है राउल रेबेलो। राउल रेबेलो का नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, यानी अगले MD और CEO होंगे महिंद्रा फाइनेंस के राउल रेबेलो। इनका नाम आपको याद रखना है। और जो महिंद्रा फाइनेंस है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो महिंद्रा फाइनेंस की जो स्थापना है, यानी इसकी शुरुआत हुई थी किस साल, ये आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में। और इसके बाद जो महिंद्रा फाइनेंस है इसने अपना नाम चेंज कर लिया था 1992 में। नाम बदल के महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया था। तो इसका आपको मेन स्थापना वर्ष जो है ये याद रखना है 1991। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर और MD और CEO बने हैं राउल रेबेलो। ये आपको याद रखना है, 3 चीज़ मेन। इसके बाद हैं शमिका रवि। तो इन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य बनाया गया है। अर्थशास्त्र हैं, ये अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं और शोधकर्ता हैं। इसके साथ ही शमिका रवि, इनको हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके बाद है भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ से ये एम्बेसडर का ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक है।
कई बार एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे, तो इसलिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में प्यूमा इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स का ब्रांड है। प्यूमा इंडिया ने हाल ही में हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय महिला टीम की कप्तान भी हैं ये हरमनप्रीत कौर। तो प्यूमा इंडिया ने हाल ही में इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद है एनटीपीसी। एनटीपीसी आप सभी को पता है कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। तो अभी हाल ही में एनटीपीसी ने एक अवार्ड जीता है जो कि है एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 का। तो ये अवार्ड जीतने वाली एनटीपीसी भारत की एकमात्र कंपनी है, इस कारण से इम्पॉर्टेंट है। जो एटीडी बेस्ट अवार्ड है ये दिया गया अमेरिका से एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट के द्वारा। और इस कंपनी को एनटीपीसी को किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है ये याद रखिएगा। तो एनटीपीसी को प्रतिभा विकास के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लद्दाख से न्यूज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? एक झील है जिसका नाम है यायात्सो। तो झील है यायात्सो झील, इसको लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। तो ये जो झील है इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये एक नाम और याद रखिएगा, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है यायात्सो झील को, जो कि लद्दाख में है। और इसको अभी हाल ही में लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अब बात हुई है लद्दाख की, तो लद्दाख के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल, ये दो चीज़ें याद रखिए। इसके बाद यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी मिश्रा जी, बीडी मिश्रा। और अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आपको बताना है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, कब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, किस साल में। तो वो वर्ष आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से न्यूज़ है। तो यहाँ पे लिथियम का एक भंडार मिला है। कहाँ पे मिला? मेनली आपको ये याद रखना है। तो जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल कोटली गांव है, सलाल कोटली गांव, यहाँ पे एक लिथियम के भंडार का पता चला है। तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ हैं ये इस गांव में पिछले 3 साल से खोज कर रहे थे और अब जाके ये लिथियम के भंडार का पता चला है। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि कहाँ पाया गया है, जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल कोटली गाँव में ये भंडार पाया गया है। किस चीज़ का भंडार है? भंडार है लिथियम का। इसके बाद यहाँ पे आईआरसीटीसी की न्यूज़ है, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो हाल ही में आईआरसीटीसी ने व्हाट्सएप पे फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है व्हाट्सएप के द्वारा, जिस पे ये एक नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप फूड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में जो सर्विस है कुछ खास चुनिंदा ट्रेनों के लिए शुरू की गई हैं, धीरे धीरे आगे चल के इन्हें बाकी की और ट्रेनों में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन मेनली कैसे बन सकता है कि अभी हाल ही में आईआरसीटीसी ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ये फूड डिलीवरी शुरू की गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा व्हाट्सएप। इसके बाद हैं केएम मेमन। तो एमआरएफ लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। सबसे पहले तो याद रखिए एमआरएफ लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं केएम मेमन। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान हुआ है इनका नई दिल्ली में। इसके बाद हैं ABK प्रसाद जी। तो पत्रकार हैं ये ABK प्रसाद, इनको राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पत्रकारिता में इनके योगदान को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ से आपको पुरस्कार का नाम, जो कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार है और दिया जा रहा है ABK प्रसाद जी को, ये दो चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद है डॉक्टर पैगी मोहन। इन्होंने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में एक पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है इसका नाम है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर।
मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। और ये जो इनकी पुस्तक है, जिस पुस्तक के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, पुस्तक का नाम है वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। तो क्या क्या याद रखना आपको यहाँ पे? सबसे पहले नाम डॉक्टर पैगी मोहन, दूसरी चीज़ मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम, और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक का नाम जिस बुक के लिए अवार्ड दिया गया है, वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए केनरा बैंक से न्यूज़ है। केनरा बैंक से न्यूज़ क्या है? हाल ही में नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जब भी कोई नए एमडी और सीईओ बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड। तो के सत्यनारायण राजू जी, इनका नाम आपको याद रखना, के सत्यनारायण राजू, ये केनरा बैंक के नए एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। फिर से सुन लीजिए, के सत्यनारायण राजू जी केनरा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं केनरा बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1906 में। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम था केनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड। इसके बाद जो केनरा बैंक लिमिटेड नया नाम आया था, ये आया था 1910 में, और उसके बाद इसे 1969 में केनरा बैंक नाम दिया गया था। इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ है? यह है बेंगलोर में। मुख्यालय है बेंगलोर में। और केनरा बैंक की टैगलाइन, आप जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग में कई बार ऐसा हुआ है कि बैंक की टैगलाइन पूछ लेता है, तो आपको बैंक की टैगलाइन भी याद होनी चाहिए। केनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन। तो यहाँ पे कैन से कैन आपको याद रखना, कैनरा बैंक और लास्ट में कैन है, तो टुगेदर वी कैन केनरा बैंक की टैगलाइन है। आगे देखते हैं स्मृति शेष। तो स्मृति शेष में सबसे पहले हैं शरद दत्त। तो सीने इतिहासकार एवं दूरदर्शन उद्घोषक थे शरद दत्त जी। हाल ही में 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इसके बाद मशहूर अमेरिकी पॉप संगीतकार थे बर्ट बछराज। बर्ट बछराज, हाल ही में 94 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इसके बाद है एक महत्वपूर्ण दिवस जो कि है विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो डेट आपको याद रखनी है 20 फरवरी। इसके साथ ही साथ आपको थीम याद रखनी है। 2023 के लिए इसका विषय यानी कि थीम चुनी गई है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। एक बार फिर से सुन लीजिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली थीम भी पूछ लेता है। 2023 की थीम है विश्व सामाजिक न्याय दिवस की ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। तो ये जो दिन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, हर साल 20 फरवरी को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये की गई थी सन 2009 में। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसे मनाया क्यों जाता है? इसको मनाने के पीछे मेन एम ये है कि जो भी व्यक्ति हैं इनको बिना किसी भेदभाव और असमानता के इनको न्याय मिले, इनको समान अधिकार दिया जाए। और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, सामाजिक न्याय और समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। और तब से यानी 2009 से हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसके बाद मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता है? तो 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप है इसमें गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार है ये जीता है लियोनेल मेसी ने, जो कि अर्जेंटीना के कैप्टन थे। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2022 का जो फीफा का विश्व कप है ये जीता था अर्जेंटीना ने। और जो विश्व कप है ये कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था कतर में। और कतर जो है पहला अरब देश बना था जहाँ पे फुटबॉल विश्व कप हुआ हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में किस देश ने बिली जीन किंग का जो टूर्नामेंट है यानी बिली जीन किंग कप ये जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। फिर है आईसीसी ने दिसंबर 2022 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो दिसंबर 2022 के लिए चुने गए हैं हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द मंथ। फिर अब भारत ने कितनी बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत ने टोटल 5 बार आईसीसी अंडर 19 का विश्व कप जीता है। फिर है वर्ष 2016 में किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निको रोसबर्ग। 2016 की बात हो रही है, फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती थी निको रोसबर्ग ने।
फिर वर्ष 2022 में किस देश ने FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता गया था नीदरलैंड की पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। फिर इनमें से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान माना जाता है? तो सबसे सफल कप्तान माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में ग्रीम स्मिथ, जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान थे। फिर है वर्ष 2022 में किस एथलीट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है एंडरसन पीटर्स। फिर है किस देश ने सबसे ज़्यादा 32 बार डेविस कप जीता है? तो सबसे ज़्यादा जो डेविस कप का खिताब है ये 32 बार जीता गया है और ये जीता गया है अमेरिका के द्वारा। फिर है MC मैरी कॉम ने किस ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। फिर है विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ पदार्पण किया था यानी डेब्यू किया था? तो इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किया था। फिर है बरमूडा चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? तो बरमूडा चैंपियनशिप जो है ये गोल्फ से रिलेटेड एक प्रतियोगिता है। फिर है लियोनेल मेसी वर्तमान में किस क्लब के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं? तो वर्तमान में फुटबॉल खेल रहे हैं PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन के लिए। फिर है हॉकी के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अजलान शाह कप की शुरुआत कब हुई थी? आपको ये बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1983 में। नेक्स्ट है तेजस्विन शंकर, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं ऊंची कूद में भारत का। फिर है वर्ष 2021 में किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो 2021 में ये टूर्नामेंट जीता गया है दक्षिण कोरिया की टीम के द्वारा। फिर है भारत ने किस देश के खिलाफ अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था? तो भारत ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। फिर है वर्ष 2021 में किस देश ने यूरो अंडर 21 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था? 2021 की बात हो रही है। 2021 में ये टूर्नामेंट जीता गया था जर्मनी के द्वारा। फिर है ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये भारत के किस शहर में है? आपको यह बताना है। तो यह है मुंबई में। फिर है जोनाथन क्रिस्टी बैडमिंटन में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ये? तो जोनाथन क्रिस्टी ये बैडमिंटन खेलते हैं इंडोनेशिया के लिए। फिर है इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? जो प्रतियोगिता है ये रिलेटेड है टेनिस से। फिर है आइस हॉकी, ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है कनाडा का। फिर है इनमें से कौन भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नहीं रहा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना कौन कोच नहीं थे। तो मिकी आर्थर ये भारतीय टीम के कोच नहीं रहे हैं। इसके बाद विराट कोहली ने किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार जीता था, यानी किस वर्ष इन्हें खेल रत्न का पुरस्कार दिया गया था विराट कोहली को? तो ये इन्हें सम्मान दिया गया था वर्ष 2018 में। फिर है ज्वाला गुट्टा, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं बताना है। तो ज्वाला गुट्टा जो है ये बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे राजनीति विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं कि करके। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्र राज्यों का आविर्भाव आदिवासियों की भूमि एवं सामंती यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के चलते है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया था, आपको यह बताना है। तो ये कथन दिया गया था जेम्स शॉर्टवेल के द्वारा। फिर यहाँ पे देखिए पुस्तक और लेखक का पेयर दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है ये गलत है, कौन सी जोड़ी गलत है। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, यहाँ पे लेखक है मिल, ये पेयर आपका गलत है, बाकी के तीनों पेयर सही हैं। फिर है ग्रीक शब्द है थ्योरिया, तो आपको बताना है इस थ्योरिया का मतलब क्या होता है। थ्योरिया का मतलब होता है समझने का नज़रिया या दृष्टि। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के घनिष्ठ मित्र कौन थे? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से जो बैंथम है ये राजा राम मोहन के घनिष्ठ मित्र थे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, 4 पेयर फिर से दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पेयर। तो यहाँ पे देखिए राज्य का आधार इच्छा शक्ति नहीं, ये ग्रीन के द्वारा कहा गया। बुद्धिपूर्वक चिन्हित करने वाला मनुष्य दुष्ट पशु मात्र है, ये रूसो के द्वारा कहा गया। भक्ति को ही शक्ति का नियंत्रक होना चाहिए, ब्राइस के द्वारा कहा गया। और प्रकृति ने मानव को 2 सार्वभौम
शक्ति संपन्न स्वामियों के अंतर्गत रखा है, ये बैंथम के द्वारा कहा गया। तो 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए जो चारों हैं इनमें से गलत है आपका ब्राइस वाला, भक्ति को ही शक्ति का नियंत्रक होना चाहिए, ये ब्राइस के द्वारा नहीं कहा गया था, ये पैर आपका गलत हो जाएगा। फिर है राज्य तो धरती पर ईश्वर की यात्रा है, यह किस आदर्शवादी विचारक ने कहा था। तो यह कहा गया था हीगल के द्वारा। फिर है लॉक के अनुसार इनमें से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से काम का अधिकार जो है यह प्राकृतिक अधिकार नहीं है। फिर है नवमानववाद से संबंधित कौन है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो नवमानववाद से संबंधित हैं M.N. राय। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस विभाग में J.S. मिल ने कार्य किया था। तो J.S. मिल ने कार्य किया था पत्र व्यवहार विभाग में। फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था, ये तो याद रखिएगा। तो लंदन के किस महल या भवन में हुआ था, क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में ये बताना है। तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन। फिर है बहुल कार्यपालिका, इसका अस्तित्व कहाँ पे है। बहुल कार्यपालिका कहाँ पे है, आपको यह बताना है मेनली। तो बहुल कार्यपालिका जो है यह है स्विट्जरलैंड में। फिर है राजनीतिक आधुनिकीकरण पर बल दिया गया किसके द्वारा। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण पे बल दिया गया था डेविड एप्टर के द्वारा। फिर है जापान की संसद जो है इसे क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी पूछा जा चुका है। जापान की जो संसद है इसे कहा जाता है डाइट। फिर है लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं बताया था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से स्वतंत्रता को राजनीतिक विकास से संबंधित नहीं बताया गया था। फिर है ज्यापाल सात्र द्वारा रचित राजनीतिक नाटक कौन सा, उस नाटक का आपको नाम बताना है। तो जो नाटक है इसका नाम था बैरियोना। फिर है पूंजीवाद की समाप्ति के बाद राज्य का विलोप यानी अंत हो जाएगा, ऐसा किसका मानना था। तो ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स का। फिर अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 में। फिर है फेबियनवादी विचारधारा विकसित कहाँ पे हुई है। तो यह विचारधारा जो है यह विकसित हुई है ब्रिटेन में। फिर है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस अभी रिसेंट में ही आपको बताया पिछले स्लाइड में, हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो देखिए इस तरह से इंपॉर्टेंट ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। इसका था किस देश के अध्ययन के आधार पर लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की है। तो ये जो देश है देश का नाम है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के अध्ययन के आधार पर लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की थी। फिर है किस मामले में उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। किस मामले में था ये आपको बताना है। तो ये जो मामला था ये था केशवनंद भारतीवाद। फिर है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो माउंटबेटन ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। फिर संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कौन हुए थे। तो जो नियुक्त हुए थे इनका नाम है BN राव। फिर संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है यह है अनुच्छेद 368। फिर अब भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले भी। तो ये जो क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ और MCQ हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके सामान्य ज्ञान से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। तो दैनिक गति के कारण होते हैं पृथ्वी पे दिन और रात। फिर महाभारत के लेखक कौन हैं। तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास जी। फिर है द गुड अर्थ, ये किसकी रचना है। तो ये रचना है पर्ल S बक की। फिर है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है SNDT विश्वविद्यालय।
SNDT विश्वविद्यालय। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी विनिवेश से संबंधित थी? तो GV रामकृष्ण कमेटी जो है यह विनिवेश से संबंधित थी। फिर है ताप किस पर उपक्रम होता है? तो ताप जो है ये घनात्मक ह्रास पर उपक्रम होता है। फिर एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। फिर निम्नलिखित में से किसका उपयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है बंद चूल्हे में। फिर है अमलगम निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो मरकरी की मिश्र धातु है अमलगम। फिर है मैलाथियान, ये निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक कीटनाशक है। फिर साबुन तैयार करने के लिए कॉस्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाता है? तो कॉस्टिक सोडा को वसा यानी फैट के साथ उबाला जाता है साबुन बनाने के लिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो बनास है इसका उद्गम स्थल जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। फिर है वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अभिवहन। फिर है एकाधिकारवाद और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार यानी कि MRTP अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1969 में। फिर हैंग सेंग, ये किस देश का शेयर बाजार है? तो जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से ये किसी भी देश का शेयर बाजार नहीं है, इसमें आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। जो हैंग सेंग है ये हांगकांग का, ठीक है, हांगकांग का शेयर बाजार है। फिर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP15 का मेजबान देश कौन है? तो मेजबान देश है COP15 का कनाडा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। फिर है सूर्य किरण अभ्यास, ये एक एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। आपको बताना है कि ये किन दो देशों के बीच में होता है। तो सूर्य किरण सबसे पहले नाम याद रखिएगा, और ये जो अभ्यास है ये होता है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज का नाम सूर्य किरण, कंट्री का नाम भारत और नेपाल, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आंसुओं में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में घुला रहता है सामान्य नमक। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील, स्टील याद रखिएगा एक मिश्र धातु है। फिर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंडोनेशिया है पूरे विश्व भर का सबसे बड़ा द्वीप समूह। फिर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बैबेज। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। फिर है निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह एक सर्च इंजन नहीं है। फिर है प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं कौन कौन से? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये 3 पार्ट होते हैं प्रोसेसर के। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में। फिर प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, किस वर्ष से इसे बजट से अलग प्रस्तुत किया जा रहा है? तो 1964 में हुआ था जब आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग किया गया था। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष में GDP का विकास दर क्या रहेगा? तो 2022-23 में जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है इसमें यह बताया गया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में जो भारत का GDP है यानी विकास दर है ये रहेगा 6% से लेकर 6.8%। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश है, जिसने कितने बिलियन वैक्सीन की खुराक का उपयोग किया है? तो भारत ने यहाँ पे 2 बिलियन से भी अधिक वैक्सीन का उपयोग किया है। फिर आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना यानी कि ECGS के द्वारा किन उद्योगों को आय संबंधी समस्याओं में कमी आई है? तो यहाँ पे सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग यानी कि उपरोक्त सभी आंसर होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग शॉर्ट में कहा जाए तो MSME इसका राइट आंसर होगा। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे।
फिर वित्तीय वर्ष 2023 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का बजट सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो यह रहा है 2.1% का। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हुए हैं? तो इनकी संख्या है टोटल 22 करोड़ जो कि आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हुए हैं 2022-23 में। फिर संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005-6 और 2019-21 के बीच भारत में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं? तो भारत में 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो बेरोजगारी दर हो गई है 4.2% की। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 27.7% की। फिर है भारतीय कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में उभरा है। वर्ष 2021-22 में कृषि निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो यह रहा है 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाना है? टोटल यहाँ पे 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा 2023 से 2027 के बीच में। फिर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर किस वर्ष तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेगा? तो ये टारगेट लिया गया है यानी लक्ष्य लिया गया है 2047 तक का। फिर अब भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क की रूपरेखा को कब मंजूरी दी गई थी? तो नवंबर 2022 में भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क की रूपरेखा को मंजूरी दी गई थी। फिर सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक प्रमुख मीट्रिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो ये थी 61.6 गीगावाट की। 61.6 गीगावाट। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में कृषि की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो यह रही है 4.6%। नेक्स्ट है सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश कितने प्रतिशत हो गया है? तो यह हो गया है 9.3% का। नेक्स्ट है वर्तमान में न्यूनतम आधार कीमत यानी कि एमएसपी जो कि सभी अनिवार्य फसलों के लिए घोषित की जाती हैं अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कितना गुना होती हैं यह बताना है। तो यह होती हैं 1.5 गुना 1.5 टाइम्स। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र वित्तीय वर्ष यहाँ पे 2022-23 की पहली छमाही की बात हो रही है। तो औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है? तो यहाँ पे 3.7% जीवीए अनुमानित किया गया है। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत दूसरे नंबर पे है मोबाइल फ़ोन निर्माण की बात करें तो। फिर आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022 में सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो सेवा क्षेत्र में 8.4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो भारत की भागीदारी है 4% की। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं में जो विश्व वाणिज्यिक सेवाएं हैं इनके निर्यात में भारत की हिस्सेदारी है 4% की। फिर अब भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो सालाना इसमें ग्रोथ होगा 18% का 18% का। इसके बाद सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत है 6वें नंबर पे। और लास्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती जो कि स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है कितनी भाषाओं में अपने कार्यक्रम संचालित करता है ये? तो प्रसार भारती टोटल 23 भाषाओं में अपना कार्यक्रम जो है इसे संचालित करता है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ खेल समाचार। तो सबसे पहले यहाँ पे फीफा क्लब विश्व कप। फीफा क्लब विश्व कप तो हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जीता है इस साल का फीफा क्लब विश्व कप। रियल मैड्रिड ने फाइनल में हराया है सऊदी अरब के क्लब को जिसका नाम है अल हिलाल। तो याद रखिएगा 2023 का जो फीफा क्लब विश्व कप है ये रियल मैड्रिड ने जीता है अल हिलाल को हरा के। और सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाला क्लब है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने टोटल 5 बार इस टूर्नामेंट को यानी
फीफा क्लब विश्व कप का जीता है 2014, 16, 17, 18 और अब 2023 में। टोटल 5 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुका है रियल मैड्रिड। इसके बाद है यहाँ पे महिला प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है पुरुषों का, इसी तरह से अब शुरू किया जा रहा है डब्ल्यूपीएल यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग। तो डब्ल्यूपीएल से ही न्यूज़ है, भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगा क्रिकेटर बनाया गया है, यानी सबसे ज़्यादा कीमत पर इन्हें खरीदा गया है। ये खेलेंगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इन्हें 3.4 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। तो वुमेंस प्रीमियर लीग की बात करें, इसका आयोजन होगा 4 से 26 मार्च तक, और इसी टूर्नामेंट के लिए सबसे महंगी प्लेयर बनी है स्मृति मंधाना, जिन्हें आरसीबी के द्वारा खरीदा गया है 3.4 करोड़ रुपए में। ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे जिस तरह से भारत में आईपीएल है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में अभी एक टूर्नामेंट शुरू किया गया था, SA T20 टूर्नामेंट। तो ये पहला ही संस्करण था और हाल ही में टूर्नामेंट समाप्त हुआ है, और इस साल का जो टूर्नामेंट है ये जीता है सनराइजर्स ईस्टर्न ने। ठीक है, सनराइजर्स ईस्टर्न ने इस टूर्नामेंट को जीता है, और इन्होंने फाइनल में हराया है प्रिटोरिया कैपिटल्स को। तो याद रखिएगा, सनराइजर्स ईस्टर्न ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को हरा के जीत लिया है SA T20 का पहला ही संस्करण, जो कि साउथ अफ्रीका की T20 एक लीग शुरू की गई है प्रतिष्ठित, जिस तरह से भारत में आईपीएल है, ठीक उसी तरह से। फिर यहाँ पे फुटबॉल से न्यूज़ है, तो भारत जो है अगले महीने म्यांमार और किर्गिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की यहाँ पे मैत्री फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद रखना है आपको कौन कौन से देश है, म्यांमार और किर्गिस्तान। तो एक छोटा सा टूर्नामेंट होगा फुटबॉल का, जिसकी मेज़बानी भारत करेगा। इसके बाद देखते हैं कुछ यहाँ पे समय की। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तूफ़ान है, तूफ़ान का नाम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। तूफ़ान का नाम है गैब्रियल, तूफ़ान का नाम है गैब्रियल। ये तूफ़ान आया कहाँ पे है ये याद रखना है, तूफ़ान आया था न्यूजीलैंड में, और इस तूफ़ान के कारण न्यूजीलैंड में इतनी तबाही हुई कि न्यूजीलैंड में अभी आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गैब्रियल तूफ़ान का नाम, न्यूजीलैंड में आया, ये याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई तूफ़ान होता है तो ये पूछा जाता है कि जो नाम होता है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो गैब्रियल नाम दिया गया है, ये गैब्रियल नाम दिया गया इस तूफ़ान को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो याद रखिएगा, आया तूफ़ान कहाँ है, न्यूजीलैंड में, नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और नाम है गैब्रियल। और अब न्यूजीलैंड में आया है तो थोड़ा न्यूजीलैंड का स्टेट भी याद रखिएगा। हाल ही में वहाँ के प्रधानमंत्री भी चेंज हुए हैं। तो देख लेते हैं, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है ये है वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन। नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने वहाँ पे क्रिस हिपकिंस। कौन, क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जो न्यूजीलैंड है, यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो राजधानी, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी याद रखिएगा। इस तूफ़ान का नाम याद रखिएगा गैब्रियल, और नाम दिया गया था गैब्रियल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ये याद रखिएगा। इसके बाद है एक रैली, और ये जो रैली है ये भारतीय महिला नौसेना अधिकारियों के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए शुरू की जाएगी, इसे लॉन्च किया जाएगा। और भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है, और जो भी अभी सेवा दे रही हैं उनके योगदान को प्रदर्शित करने के लिए इस शुरुआत की जाएगी। तो ये जो रैली है ये दिल्ली से जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, जोधपुर होते हुए 2300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये रैली। तो इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो रैली है इसका आपको नारा याद रखना है। इस रैली का एक नारा लॉन्च किया गया है, तो इस रैली का नारा होगा शी इज़ अनस्टॉपेबल, यानी कि वह अजेय है। तो आपको इस रैली का, महिला कार रैली का नारा याद रखना है, शी इज़ अनस्टॉपेबल, यह याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु के यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में 14वें एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। ये न्यूज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी जब ये इन्फॉर्मेशन आई थी। हाल ही में ये 14th एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया है ये याद रखिएगा। तो ये यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में किया गया है। ये यलहंका कहाँ पे है, यलहंका है बेंगलुरु में।
और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी थीम याद रखनी है आपको, ठीक है। तो एरो इंडिया 2023 की थीम है द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। क्या है? द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। थीम जरूर याद रखिएगा। कहाँ पे है इसकी शुरुआत की गई, उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी दूसरे इंपॉर्टेंट मैगजीन हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। डेली वोकैब है, डेली जीके है, करंट अफेयर है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। जॉब अलर्ट है, नोटिफिकेशन है, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा आपको। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।